नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी समीक्षा अधिकारी की डिकोड एग्जाम की तीसरी टेस्ट सीरीज है। चलिए, यह हमारी सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज रहेगी और इसमें हम लोग 140 क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पे, और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन में कौन सही है। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है? कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। दूसरा कथन है, महामेधवाहन द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। चलिए, तो इसमें कथन आपका करेक्ट कौन सा है? तो कथन केवल एक करेक्ट है, दूसरा कथन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला कथन कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आपका दूसरा इनकरेक्ट है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कलिंग के चेद वंश का संस्थापक महामेधवाहन था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। यह प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अजंता की गुफा जो है वो संख्या 9 एवं 10 किस काल से संबंधित है? जो अजंता की गुफा है उसमें संख्या 9 और 10 किस काल से संबंधित है? तो ये है आपका वाकाटक। ठीक है, वाकाटक से। अजंता की गुफाएं संख्या 9, 10 वाकाटक काल से संबंधित हैं। वाकाटक वंश क्या था? तो ये ब्राह्मण था जिसने 200 वर्षों तक शासन किया। जिसने 200 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति था संस्थापक। इसकी राजधानी नंदिवर्धन जो कि नागपुर में थी, इसकी राजधानी थी। प्रवरसेन प्रथम, ठीक है, प्रवरसेन प्रथम इनके 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्या प्रवरसेन जो प्रथम थे इनसे 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। कथन में क्या कहा गया है कि मौर्योत्तर काल में शिल्प और वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला। कारण में क्या है? अधिकतर कारीगर शूद्र वर्ण से ही आते थे। ठीक है, तो अब सही क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? दोनों करेक्ट हो जाएंगे और स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। अधिकतर कारीगर शूद्र वर्ण से आते थे, ये भी करेक्ट है। और मौर्योत्तर काल में शिल्प और वाणिज्य में उन्नति का फायदा जो है शूद्रों को मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो शिल्पकार थे, कारीगर तो थे, वो शूद्र वर्ण, जो शूद्र वर्ण थे उससे आते थे, इसलिए सबसे ज्यादा उन्नति का फायदा भी उनको ही हुआ। चलिए, मौर्य काल में परंपरागत चारों वर्ण में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रचलित थे। किंतु शिल्प और वाणिज्य की जो उन्नति का फायदा है शूद्रों को मिला, क्योंकि अधिकतर जो कारीगर थे वो शूद्र वर्ण से ही आते थे। अगला क्वेश्चन है, भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख से भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, नाना घाट अभिलेख से। सातवाहन के समय का नाना घाट जो अभिलेख है वो भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने का जो है प्रथा प्रारंभ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक रज्जुक तथा युक्त का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो तीसरे अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरे अभिलेख में मिलता है। चलिए, प्रादेशिक रज्जुक तथा युक्त का उल्लेख तीसरे अभिलेख में मिलता है। प्रादेशिक प्रदेश का जो मुख्य अधिकारी था वो रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था, जिसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त थे। अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई हैं, आपस में उनको मिलान करना है। चलिए देखेंगे इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ
चलिए, तो इसमें क्या है, मच्छीवाड़ा का मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ, एक मिनट। हाँ, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, वो कब होता है? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 15 मई 1555 को। इसमें क्या हो जाएगा सूची? तो इसमें दो ऑप्शन इसका हो जाएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में। सरहिंद का युद्ध कब होता है? इंपॉर्टेंट है युद्ध, सरहिंद का। सरहिंद का जो युद्ध होता है 22 जून 1555 को। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है आपका 17 मई 1540 में। ठीक है, और बहादुरपुर का युद्ध कब होता है? तो ये 14 फरवरी 1658 को होता है। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, आपस में उनको मिलान करना है। एक में विदेशी यात्री हैं और एक में काल दिया गया है, किस काल में आए। निकोलस विदिंगटन, विलियम फिंच और फ्रांसिस्को पल्सार्ट और पीटर मुंडी, ये विदेशी यात्री हैं और इनके आने का जो काल है वो बताना है, उनको मिलान करना है। चलिए, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो निकोलस दो विलिंगटन थे, ये 1612 से 1616 के बीच में आते हैं। विलियम फिंच जो थे, ये आते हैं 1608 में आते हैं और 1610 तक। और फ्रांसिस्को पल्सार्ट कब आते हैं? तो ये 1620 से 1627। और पीटर मुंडी कब आते हैं? तो पीटर मुंडी आते हैं आपके 1630 से 1634 तक। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय की रचना नहीं है? कृष्णदेव राय की रचना कौन सी नहीं है? तो स्वारो जो चीत संभव है, स्वारोचित संभव, ये कृष्णदेव राय की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो ये है पेड्डन्ना। ठीक है, पेड्डन्ना। मनुचरित और स्वारोचित संभव, ये पेडन्ना की रचना है, इसलिए पेडन्ना की। चलिए, बाकी आयुत मल्याद और जामवंती कल्याणम और उपा परिणय जो हैं, ये सभी रचनाएं कृष्णदेव राय की हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण है। 9 नंबर क्वेश्चन में कथन में क्या कहा गया है? कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वाली एक जात है। दूसरा क्या है? कारण में क्या है? 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्त आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। चलिए, तो बताना है इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं और स्पष्टीकरण भी करते हैं। पहले क्या था? कथक मूल रूप से उत्तर भारत में मंदिरों में कथा सुनाने वाली एक जाति होती थी, उनको कथक बोलते थे। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार में साथ साथ जो कथक एक नृत्य शैली के रूप में भी धारण हो गया, रूप में भी उभरा। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? और अब क्या है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएंगे रामानुजाचार्य। बाकी देख लेते हैं। तो रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद, और माधवाचार्य कौन थे? तो द्वैतवाद। और विष्णु स्वामी कौन थे? तो शुद्ध द्वैतवाद। और निम्बकाचार्य जो थे वो द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। तो ये आप देख लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इन्हीं के द्वारा सिखों के 5 जो ककार हैं अनिवार्य कर दिए गए। गुरु लिपि, जो गुरुमुखी लिपि है, का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। और गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं, एक में संधि दी गई है
दूसरे में क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया है। पहली संधि है भैरोवाल की संधि, दूसरी है मद्रास की संधि, तीसरी है देवगांव की संधि और चौथी है पौंडचेरी की संधि। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका हो जाएगा, जो भैरव गांव की संधि होती है वो होती है 1846 में, वो होती है 1846 में। ठीक है। और मद्रास की संधि कब होती है, तो मद्रास की संधि आपकी होती है 1769 में। ठीक है। और देवगांव की संधि कब होती है, तो देवगांव की संधि होती है आपकी 1803 में, 1803 में। और पांडिचेरी की संधि कब होती है, पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में, 1755 में होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेंगे। भैरोवाल की संधि 1846 में, मद्रास की संधि 1769 में, पौंडीचेरी की संधि 1755 में और देवगांव की संधि कब होती है, 1803 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताना है कौन सा करेक्ट है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और एक तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। कर्नाटक राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो कर्नाटक के माने जाते हैं सादुतुल्ला खां, सादुतुल्ला खां। तो ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सादुतुल्ला खां माने जाते हैं कर्नाटक के। रुहेलखंड के कौन माने जाते हैं, तो रुहेलखंड के बीर दाऊद। तो इसमें आपका बीर दाऊद ये हो जाएगा, कर्नाटक में ये हो जाएगा। तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। भरतपुर के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो बदन सिंह। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही है। भरतपुर के संस्थापक बदन सिंह माने जाते हैं। और हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क आशफ जहाँ, या इनका नाम एक और था चिनकिलिज खां, इनको माना जाता है हैदराबाद के संस्थापक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं, ठीक है, तो इसमें लॉर्ड कर्जन के काल की, इसमें कौन सी ऐसी एक घटना है जो लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुई थी। चलिए बताना है। तो एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन जो है वो कर्जन के काल में हुआ था। ये तो आपका करेक्ट है। बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, बंगाल टेनेंसी एक्ट डफरिन के काल में पारित हुआ था। तो ऑप्शन इसका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बंगाल टेनेंसी, अवध टेनेंसी और पंजाब टेनेंसी, ये सभी टेनेंसी जो एक्ट थे ये डफरिन के काल में, डफरिन कब आए थे, तो 1884 से 88 के बीच में डफरिन आए थे और इनके ही काल में टेनेंसी एक्ट पारित हुए थे। चलिए बाकी कलकत्ता में विक्टोरिया जो मेमोरियल हॉल की निर्माण हुआ वो कर्जन के काल में होता है। और 1901 में जो स्टॉक मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना होती है, ये भी कर्जन के काल में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूचियां हैं उनको आपस में मिलान करना है। चलिए इंडियन लीग, बम्बई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इंडियन लीग की स्थापना कब होती है, तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है, 1875 में। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, तो होती है आपकी 1852 में। पूना सार्वजनिक जो सभा है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1870 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना होती है ये होती है आपकी 1866 में। पूना सार्वजनिक सभा होती है आपकी 1870 में। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना होती है 1852 में। इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गलत है। इसमें बताना है, एक में विद्रोह दिए गए हैं, एक में उनके लीडर दिए गए हैं। तो बताना है कौन सा आपका इनकरेक्ट है। चलिए तो यहाँ पे चित्तूर सिंह है चुवार, चुवार के चित्तूर सिंह लीडर नहीं थे। कौन था, तो राजा जगन्नाथ थे। तो चुवार के, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। चुवार के जो थे वो राजा जगन्नाथ थे लीडर, चित्तूर सिंह लीडर नहीं थे। चलिए अगला भील के कौन था, तो भील का करेक्ट है सेवाराम थे। अहोम के कौन था, तो गोमधर कोनवार थे, ये भी करेक्ट है। कोल का कौन था, तो बुद्धो भगत थे, ये भी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से।
कथन में क्या कहा गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था। कारण क्या है? यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, ये करेक्ट है। यदि हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, या जो है हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, यह भी करेक्ट है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है ज्यादातर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको? ठगी प्रथा का अंत, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, आर्म्स एक्ट, पुलिस विभाग का गठन। तो इनको व्यवस्थित करना है एक सही क्रम में। चलिए, तो इनका जो ठगी प्रथा का अंत होता है वो होता है आपका 1830 में। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब होता है? तो 1806 में होता है। आर्म्स एक्ट कब आता है? तो 1878 में आता है। और पुलिस विभाग का जो गठन होता है वो 1861 में आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एंडिंग ऑफ द ठगी प्रैक्टिस है वो 1830 में। और जो स्पॉय इम्यूनिटी है, वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है, वो कब होता है? 1806 में होता है। और आर्म्स एक्ट कब आता है? 1878 में आता है। और फॉर्मेशन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट कब होता है? 1861 में। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलान करना है। आत्मन सम्मान आंदोलन, आत्म सम्मान आंदोलन कब होता है? आत्म सम्मान आंदोलन कब नहीं पूछा रहा है, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये होता है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में होता है। नायर आंदोलन कहाँ होता है? तो ये केरल में होता है, नायर आंदोलन। और नायर आंदोलन केरल में हो गया। जस्टिस पार्टी का आंदोलन कहाँ होता है? तो ये आपका होता है मद्रास में। और कैवर ताश आंदोलन कहाँ हुआ है? तो ये बंगाल में होता है। चलिए, तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कि जो कैवर ताश है आंदोलन, अभी मिदनापुर बंगाल में हुआ था, मिदनापुर बंगाल में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनको मिलान करना है। एक तरफ संगठन दिए गए हैं और एक तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। चलिए, तो पहले ऑप्शन में क्या है? मित्र मेला। मित्र मेला का जो गठन होता है वो होता है आपका 1899 में। अनुशीलन समिति का गठन कब होता है? तो होता है 1902 में। और अभिनव भारत सभा का गठन कब होता है? तो होता है 1904 में। और स्वदेश बांधव समिति का गठन होता है आपका 1905 में। ये आपको बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की जीर्ण की कमी से होता है। चलिए, ठीक है। बौनापना, बच्चे की मानसिक और शारीरिक मंदता। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोड्स की जो उत्सर्जी भाग है वो क्या है? आर्थ्रोपोड्स जो उत्सर्जी भाग है आपका, वो मालपीघियन नलिकाएं हैं। कौन सी? मालपीघियन नलिकाएं हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूल प्रवाह के मार्ग में होने वाले जो अंगों का सही क्रम क्या है? तो आपका हो जाएगा गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? कौन सा इसमें करेक्ट हो जाए कथन? तो इसमें लासिका एक तरल पदार्थ की जिसकी संयोजन रक्त प्लाज्मा की तरह होती है, जिसमें आरबीसी के साथ पोषक तत्व ऑक्सीजन और कई अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं, आपका गलत है। लिम्फ में पाए जाने वाले कणिकाएं, ठीक है, एंथ्रोसाइट्स हैं, ये भी आपका गलत है। तो इसमें से कोई नहीं, ठीक, करेक्ट जो है इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, तो क्या है? तो लिम्फ एक तरल पदार्थ है जिसकी संरचना रक्त प्लाज्मा की तरह होती है, जिसमें डब्ल्यूबीसी के साथ पोषक तत्व
ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। लिम्फ में पाए जाने वाली जो कणिकाएं और लिम्फोसाइट कहा जाता है, जो कणिकाएं हैं लिम्फ में पाई जाती हैं उनको लिम्फोसाइट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कथन है एक और एक कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है कि ग्लूकोज इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लूकोजन बनाने की जो प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कारण में क्या है? इंसुलिन का अत्यधिक प्रवाह, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बनता है, जिसमें व्यक्ति चेतना और दृश्य दृश्य गड़बड़ी खो देता है। तो इसका जो करेक्ट होगा, का जो करेक्ट आपका होगा तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्पष्टीकरण नहीं करता है, परंतु दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा आपका ट्रिप्सिन सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन। चलिए, लार का जो पीएच मान होता है कितना होता है? लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 से 7.3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प के रूप में पौधे के हवाई भाग से पानी के नुकसान की एक प्रक्रिया है। कारण क्या है? यह पौधे और उसके आसपास के वातावरण की जो है वातावरण को क्या करता है? ठंडा रखता है, वातावरण को ठंडा रखता है। करेक्ट जो होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व के रूप में जाने जाते हैं? तो आपका एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आंतरिक संक्रमण तत्व के रूप में जाने जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को एक आंतरिक संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है। डी ब्लॉक तत्वों को एक संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है, जो ग्रुप 3 से 12 तक के हैं। अगला क्वेश्चन है, जब परमाणु स्पेक्ट्रम से प्राप्त वर्णक्रमीय रेखाओं को एक चुंबकीय रेखा में रखा जाता है, वे कई महीन रेखाओं में विभाजित हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए ब्लैंक की क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जेमान का प्रभाव और स्टार्क का प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेमान का प्रभाव। क्या है? जेमान प्रभाव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि किसी वस्तु की सटीक स्थिति और संवेग को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता? इसमें जो करेक्ट होगा वो आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन है और एक कारण दिया गया है 32 क्वेश्चन नंबर में। वाष्पीकरण, कथन में क्या है? तो वाष्पीकरण के दौरान शीतलन होता है। कारण में कहा है कि तरल का जो तापमान है वो औसत गतिज ऊर्जा के वियुक्त क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन आर क्या कारण क्या है आपका गलत है। चलिए, जो वाष्पीकरण है, ठीक है, एवेपोरेशन है, कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण शीतलन का कारण बनता है। वाष्पीकरण के दौरान उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा घट जाती है, इसलिए वाष्पीकरण के दौरान शीतलन होता है, क्योंकि तरल का तापमान औसत गतिज ऊर्जा के सीधे अनुपातिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 33 नंबर, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका किया जाता है तो उत्तल दर्पण का किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का किया जाता है। रिफ्लेक्टर जो लैंप होती हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। चलिए और कहाँ करते हैं? तो इसका जो उपयोग होता है वाहनों में पीछे का जो दृश्य दर्पण होता है उनसे किया जाता है, और इसका उपयोग सतकर्ता दर्पण के रूप में भी किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग स्ट्रीट लैंप में परावर्तक के रूप में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में सही है? तो पूर्ण पर आंतरिक परावर्तन के बारे में कौन सा सही है? तो कथन, पहला कथन में क्या कहा गया है? प्रकाश सघन माध्यम से दुर्लभ माध्यम में प्रसारित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल करेक्ट है। जो पूर्ण सघन माध्यम है उसमें से दुर्लभ माध्यम में प्रसारित होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे कथन में क्या है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होता है, ये आपका गलत है।
ये आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपतन कोण और क्रांति कोण से अधिक होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कब की बात करी है, लेकिन क्या है, आपतन कोण जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि इसमें से कौन सी नहीं है आपका? तो बल अदिश राशि नहीं है। बल कौन सी राशि है? बल सदिश राशि है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें बताना है। तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा लिखा है, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका इनकरेक्ट था पहले। चलिए, सोलर सेल क्या होती है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। लाउड स्पीकर क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो फोटो सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य NH44 के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा राज्य नहीं आता है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। बाकी पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बाकी भी आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर मतलब कुछ ऐसे, यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक ये जो NH44 है, NH44 है, ये आपका इसमें से बताना है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मतलब यहाँ इस इधर से भी होकर आपका कर्नाटक फिर जाता है, यहाँ पे कर्नाटक है, फिर आता है इधर तमिलनाडु, ऐसे आपका घूमता हुआ आता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची में कंपनी दी गई है, एक तरफ उनके सहायक देश दिए गए हैं। बाल्को कंपनी, हिंडाल्को, हिंडाल्को, माल्को। चलिए, बताना है इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल्को जो कंपनी है वो यूएसएसआर से, यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ जो रूस है उससे। नाल्को जो है वो फ्रांस से संबंधित है, सहायक देश है। हिंडाल्को जो जो कंपनी है, सहायक देश कौन है? यूएसए सहायक है। ठीक है, और माल्को जो है वो इटली सहायक देश है, इटली सहायक देश है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी सूची में मिलान करना है। कुछ सिद्धांत या थ्योरीज दी हैं और उनके जो प्रतिपादक हैं उनको या जो खोज करता है उनको संबंधित हैं, बताना है आपका कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने किया, प्रतिपादन किसने किया? तो ला जो जॉर्ज हैं लेमेंत्रे, उसने बिग बैंग थ्योरी। स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने किया? तो किसने किया? तो थॉमस गोल्ड ने किया। और पल्सेंटिंग यूनिवर्स थ्योरी किसने की? तो ये की है डॉक्टर एलन सुंडेश। और स्फीति का सिद्धांत एलन एच गुथ। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी लार्ज लेमेंत्रे, बाकी आप इनको पढ़ लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक जो है ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका करेक्ट नहीं है? कौन सा करेक्ट नहीं हो जाएगा? तो करेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है, बताना है। तो आंतरिक ग्रह में पिघली हुई धातुओं का एक कोर है, ये तो सही है, लेकिन आपके ये दोनों आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वे मुख्य रूप के हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गर्म गैसों से बने हैं, ये भी गलत है। उसके पास जो बड़ी संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्या है? गलत। तो इसमें करेक्ट जो होंगे, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रयान फर्स्ट के बारे में सही नहीं है? चंद्रयान फर्स्ट के बारे में कौन सा आपका कथन करेक्ट नहीं है? ठीक है, नहीं बताना है। तो चांद के लिए भारत का पहला मिशन अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया, ये गलत है। ठीक है, सही नहीं है। और यह 2006 में इसरो द्वारा शुरू की गई पहली भारतीय चंद्र की जांच थी, ये भी सही नहीं है। बाकी मिशन के केवल एक चंद्र ऑर्बिटर और कोई लैंडर या रोवर शामिल नहीं था, ये तो करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ये दोनों इनकरेक्ट हैं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। चलिए, चलिए, चंद्रयान फर्स्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का जो पहला मिशन था
जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह इसरो द्वारा 2008 में शुरू की गई थी पहल, जो कि भारतीय चंद्र जांच की जो पहली मिशन थी, 2008 में शुरू हुई थी। मिशन में केवल एक चंद्र ऑर्बिटर था और कोई लैंडर या रोवर शामिल नहीं था। 15 अगस्त 2003 को पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सुपर मून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सुपर मून के बारे में इसमें दोनों करेक्ट नहीं है। ठीक है, दोनों इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा पॉज करके, दोनों इनकरेक्ट हैं। तो सही क्या है? तो सुपर मून जो है, जब एक पूर्ण चंद्रमा पृथ्वी के करीब से सबसे करीब होता है तो सामान्य से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसे सुपर कहा जाता है क्योंकि वे नियमित पूर्ण चंद्रमाओं की तुलना में 15% अधिक चमकीले और 30% बड़े होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों को उनके घटते आकार के अनुसार व्यवस्थित करना है। ग्रहों के घटते आकार में तो यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी और शुक्र ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा इसका। चलिए, बाकी देख लेते हैं घटते हुए। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये घटते हुए हैं अवरोही क्रम में। इनको देख लीजिएगा, इनको लर्न कर लीजिएगा। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर बुध आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ट्रंच दी गई है और दूसरी सूची में स्थान दिया है, आपका बताना है कौन सा गलत है। तो अलेशियन ट्रंच जो है, ये कहाँ है? अलास्का के पश्चिम में है, करेक्ट है आपका। कैमन ट्रंच कहाँ है? तो पश्चिमी कैरेबियन में है, भी करेक्ट है। ठीक है, कैमेंडिक जो करमेंडिक है ट्रंच, वो कहाँ है? तो न्यूजीलैंड के पूर्वोत्तर में है, भी करेक्ट है। ठीक है, बोगेनविल ट्रंच जो है वो आपकी कहाँ है? तो न्यू गिनी के दक्षिण में है, आपका डी इसमें हो जाएगा गलत। दो सूचियां हैं, इनको आपस में मिलान करना है, आइसेल, ओनेगा, ठीक है, और ओनोजिस जिसकियो और वेटर्न। तो इसमें जो करेक्ट होगा, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 आपके सही सुमेलित हैं सभी। चलिए, ओनेगा कहाँ है? ये झील दी गई है, यहाँ पे इधर झील है, ठीक है, और यहाँ पे आपके स्थान है। तो ओनेगा झील कहाँ है? तो रूस में है। आइसेल झील कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। ठीक है, और ओनेंजिस्कियो झील कहाँ है? तो उजेरा में है। और वेटर्न झील कहाँ है? तो स्वीडन में है। चलिए, अगला पर्वत दिए गए हैं, एक तरफ उनके देश दिए गए हैं। तो पेनाइन पर्वत, जूरा, हार्ज और खिंडन, तो ये करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें। पेनाइन पर्वत कहाँ है? तो ये तो इंग्लैंड में पड़ेगा आपका। और जूरा पर्वत कहाँ है? जूरा पर्वत, ठीक है, तो फ्रांस में है जूरा पर्वत। और हार्ज पर्वत कहाँ है? जर्मनी में। और खिंडन पर्वत आपका रूस में। करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। चलिए, तो इसमें जो उत्तर से दक्षिण क्रम में होंगे तो हार्ज पर्वत, फिर वार्जेज पर्वत और जूरा पर्वत और पिरेनीज पर्वत। इसमें जो होगा पिरेनीज पर्वत सबसे दक्षिण में है, उत्तर में सबसे हार्ज पर्वत है। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। इसमें जलसंधि का नाम दिया है और इनको अलग करती है, ये बताना है कौन अलग करती है। तो कर्च, मेसिना, डारानेल्स और डोवर, डारानेल्स और डोवर, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए का जो होगा आपका 2। कौन सा? कर्च जलसंधि आपको यूक्रेन और रूस को अलग करती है। और मेसिना जो ट्रेंच है वो सिसिली और इटली प्रायद्वीप को अलग करती है। और जो डारानेल्स है वो बाल्कन और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है। और डोवर जलसंधि है वो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रूस का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? रूस का जो सबसे ऊंचा शिखर है आपका एल्ब्रुस है। एल्ब्रुस पर्वत रूस का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो एएस है वो तमिलनाडु कोरोमंडल तट है, ठीक है, तट पर है। चलिए, बाकी CWG क्या है? गंगा के मैदान। BSHW क्या है? उत्तरी पश्चिमी गुजरात। AS क्या है? तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर। और DFC क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप समूह का भाग नहीं है? तो लक्षद्वीप का भाग नहीं है कौन सा? तार मुगली द्वीप आपका लक्षद्वीप का भाग नहीं है। कथन और कारण दिया गया है। कथन में क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा और उभरा हुआ है। कारण क्या है? उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय अधिक है।
इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। ए तो करेक्ट है लेकिन बी आपका कारण आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा आपका कथन गलत है, कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। तो बारालाचाला जो दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। चलिए सिपकीला कहाँ है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचाला भी आपका हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। और पांगसाठ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, थालगाड़ दर्रा आपका महाराष्ट्र में है। चलिए जाफरान की खेती कहाँ की जाती है? जाफरान की खेती आपकी जम्मू कश्मीर में की जाती है। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेपों से प्रसिद्ध है जहां जाफरान की खेती की जाती है। अरावली श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ? तो अरावली श्रेणी का जो निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। चलिए मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पठार स्थित है। चलिए सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी सबसे सर्वोच्च चोटी है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ पोस्ट दिए गए हैं, एक तरफ शपथ दी गई है, उनको आपस में मिलान करना है। तो इसमें जो करेक्ट आपका हो जाएगा ए का जो होगा आपका राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट, जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट, ये आपका राष्ट्रपति है। ठीक है। चलिए गवर्नर क्या है? तो गवर्नर आपका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट। स्पीकर हो जाएगा कोई शपथ नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो इसमें सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो लोकसभा स्पीकर है वो संसद में सांसद के रूप में शपथ लेता है। कौन सा? सांसद के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? किसे नहीं किया? तो राज्य चुनाव आयुक्त जो है राष्ट्रपति द्वारा, ये किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद आपका 243 एक में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपका करेक्ट हो जाएगा? आपका करेक्ट जो होगा वो आपके दूसरा करेक्ट हो जाएगा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, पहला आपका इनकरेक्ट है। चलिए तो भारत में जो जीएसटी पहली बार 2014 में संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इस संशोधन में 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु सेवा कर जीएसटी पेश किया गया। तो ये आपके दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? आपका बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक। चलिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी प्रदान करता है। ठीक है, जीएसटी प्रदान करता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब संशोधन विधेयक लाया गया था 122वां संशोधन विधेयक, लेकिन यहाँ पे जो पास होने के बाद संशोधन अधिनियम बना वो 101वां है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। बाकी 2016 में माल जीएसटी प्रदान की गई थी। इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया। भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार 2014 में संविधान संशोधन 122वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जीएसटी के उगाही और संग्रह करने का उल्लेख है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी करेक्ट हो जाएगा। 269 का में, 269 का में, अनुच्छेद 269 का में क्या कहा गया है? अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान जीएसटी की उगाही और संग्रह करने का उल्लेख है 269 में। चलिए अगला क्या है, एक दो सूचियां हैं आपस में, इनको मिलान करना है। दो सूचियां हैं, इनको मिलान करना है। ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में क्या है? तो अनुच्छेद 18 में है आपका उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 21 का में क्या है? तो शिक्षा का अधिकार 21 का में है। अनुच्छेद 26 में क्या है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और 22 में क्या है? तो कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। मजबूत केंद्र वाला संघ, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, व्यापार और वाणिज्य प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, इसमें करेक्ट कौन सा है? आपका सी करेक्ट है। वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य प्रबंधन जो है प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, करेक्ट है। बाकी मजबूत केंद्र वाला जो संघ है वो कनाडा से लिया गया। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श
यूएसएसआर से लिए गए, वहाँ व्यापार और वाणिज्य प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को हटाना आपका अमेरिका से है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं है? मसौदा समिति का सदस्य आपका कौन सा नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मसौदा समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी? तो प्रारूप समिति जो बनी 19 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति का जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। इसके जो अध्यक्ष सदस्य थे वो गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव और टीटी कृष्णाचारी। ठीक है, ये इनके सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ठीक है, 7। चलिए, 2 सूचियां हैं, इनको आपस में मिलान करना है। प्रेम बिहारी नारायण, बी एन राव, ठीक है, एच बी आर अयंगर, ठीक है, एल एन मुखर्जी। ठीक है, तो इनको आपस में मिलान करना है। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा थे वो सुलेखक थे, मतलब संविधान जिन्होंने लिखा अपने हाथों से, प्रेम बिहारी नारायण थे। चलिए, और क्या है? बी एन राव कौन थे? तो बी एन राव थे संविधान सभा के कानूनी सलाहकार, बी एन राव थे। और एच वी आर अयंगर कौन थे? तो ये थे आपके संविधान सभा के सचिव। और एल एन मुखर्जी कौन थे? तो ये थे मुख्य प्रारूपकार। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से। 1 मिनट। चलिए, इसमें कथन 2 दिए गए हैं। पहले कथन में कहा है कि संविधान ने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। कारण में है संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी। पहला तो करेक्ट है और दूसरा आपका इनकरेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। कथन में कहा है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं, लोकसभाओं के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। कारण में है वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को आधार प्रदान करता है। चलिए, तो इसमें जो करेक्ट होगा आपका वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करना है। इसमें भाग दिए गए हैं, उनको आपस में सही सुमेलित करना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो आपका निर्वाचन ही सही सुमेलित है। निर्वाचन किसमें है? तो भाग 15 में है। चलिए, बाकी देखेंगे। अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है वो भाग 10 में है। ठीक है, और संघ राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 8 में है, और निर्वाचन जो है वो 15 में है, और राज्यों के उच्च न्यायालय जो हैं वो भाग 6 में है। चलिए, अगला कथन और कारण से क्वेश्चन है। कथन में कहा है कि आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रपति के पास आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। कारण में क्या कहा गया है? कारण में कहा है कि इससे संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा मिलती है। तो जो इसका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां पर भत्ते संबंधित प्रावधान नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राज्य मंत्री हो जाएगा। राज्य मंत्री। चलो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्णन करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? कौन वर्णन करता है? तो करते है आपकी संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। तो इसमें आपके दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो हम करेक्ट बता दे रहे हैं। दोनों ही आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई सही नहीं है। करेक्ट क्या है? तो राज्यों के जो पुनर्गठन हेतु जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। 1948 में कांग्रेस के द्वारा जेवीवी समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में औपचारिक रूप से आविष्कार किया कि राज्यों के जो पुनर्गठन का आधार है भाषा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनना है। पहला कथन आपका क्या हो जाएगा? इसमें
69वां संशोधन के दो नए अनुच्छेद 239 का और 239 का और 239 का खा जोड़े गए, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हैं। करेक्ट है। अनुच्छेद 243 का के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में माना जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में माना जाएगा। ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएंगे, आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन करेक्ट है? ठीक है। नई आर्थिक सुधारों की दूसरी लहर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान आई। बिल्कुल करेक्ट है। नई आर्थिक नीति 1991 शुरू करने में मुख्य कारण खाड़ी युद्ध और भारत में भुगतान संतुलन की समस्या थी। आपका बिल्कुल करेक्ट है भी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? पहला कथन है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में स्थापित किया गया। दूसरा कथन है, सूती वस्त्र का दूसरा कारखाना एक व्यापारी, ठीक है, व्यापारी कवास की नाना भाई द्वारा स्थापित किया गया। तो इसमें जो करेक्ट आपका हो जाएगा, करेक्ट आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्ण थे। ठीक है, जीवी रामकृष्ण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेयर मूल्य सूचकांक दिए गए हैं, एक में शेयर बाजार दिए गए हैं। तो इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। तो डाव जोन्स जो है न्यूयॉर्क का शेयर बाजार का जो शेयर मूल्य सूचकांक है, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। निक्की कहाँ है? तो निक्की टोक्यो का है। और ठीक है, एस एंड पी कहाँ है? तो कनाडा का है। और नेस्डेक कहाँ है? तो यूएसए का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति संबंध समिति के संबंध में नहीं है? तो मौद्रिक नीति के संबंध में कौन सा नहीं है, नहीं बताना है। तो ऑप्शन पहला नहीं है, क्या है? यह नीति ब्याज दर तय करने में जिम्मेदार नहीं, ये आपका नहीं हो जाएगा। आपका समिति में 4 सदस्य होते हैं, ये करेक्ट है। एमपी एमपीसी की साल में कम से कम 4 बार बैठक होती है, ये इनकरेक्ट है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, ये आपका करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी करेक्ट पूछा है। एक मिनट, मिस्टेक हो गई भारी। करेक्ट आपका पहला करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, ये दोनों आपके इनकरेक्ट हैं। तो पहला तीसरा ऑप्शन सी है, पहला तीसरा आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक बैंकों के बारे में क्या सत्य है? कौन सा इसमें सत्य हो जाएगा? कोई भी बैंकिंग संगठन जो व्यवसायों के जमा और ऋण से संबंधित है, एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। वाणिज्यिक बैंक केवल बैंक चेक और ड्राफ्ट जारी करते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु वित्त बैंक किस समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है? किस समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो नचिकेत मोर समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गलत है, इसमें बताना है। तो कौन गलत हो जाएगा आपका? केयर, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, केयर का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। तो है कहाँ पे इसका मुख्यालय? तो मुंबई में है, मुंबई में है। चलिए बाकी कृषिल का मुख्यालय मुंबई में है, मूडीज का न्यूयॉर्क में है और ओनिकारा का गुरुग्राम में है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्थान कहाँ है? तो म्यूचुअल फंड संस्थान जो है वो यूनिट, कौन सा है? तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है? कौन सी रिपोर्ट है तो विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये प्रकाशित की जाती है। मानव पूंजी सूचकांक ये प्रकाशित नहीं की जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें बताना है। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक तरफ उनके मुख्यालय दिए गए हैं, इसमें बताना है आपका गलत कौन सा हो जाएगा। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, करेक्ट है आपका। और यूएनएससीआर का मुख्यालय जिनेवा में है, आपका करेक्ट है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी यूनिपी का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में नहीं है। तो कहाँ है आपका? तो ये नैरोबी केन्या में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नैरोबी केन्या में है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो नाबार्ड द्वारा किया गया था। जियो शुभारंभ का जो है वो नाबार्ड द्वारा किया गया था। चलिए, जैव विविधता निम्नलिखित में से किसका संयोजन है? तो आपका जीव विज्ञान और विविधता से संबंधित है। चलिए, फ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है तो प्रशीतक में किया जाता है। प्रशीतक क्या है? तो ये रेफ्रिजरेटर्स में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका? तो मिनी माता रोग गंभीर पारा विषाक्तता द्वारा लाया गया न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, करेक्ट है। मिथाइल मरकरी विशिष्ट प्रदूषक है जो इसकी स्थिति का कारण बनती है, भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन दो और दोनों करेक्ट हो जाएंगे, एक और दो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। शिशु मेथे मैग्लोबिनेमिया होता है, क्या होता है ये? तो ये नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है इसमें। तो आंदोलन के नाम है, एक तरफ उनके लीडर हैं। तो सही कौन सा नहीं है? तो पश्चिमी घाटों को जो बचाना है वो राजेंद्र सिंह नहीं है। कौन है? ये कैलाश कैलाश मल्होत्रा है, ठीक है, मल्होत्रा। चलिए, बाकी टिहरी बांध विवाद जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा है। मैती आंदोलन जो है कल्याण सिंह रावत है। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है बाबा आमटे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या क्या सही है आपका? कौन सा सही है? तो थारू जो जनजाति हैं वो लोग उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र के उत्तरी भागों में निवास करते हैं, गलत है आपका। सही पूछा गया है आप ही, तो आपका केवल दो ये किरात वंश से संबंधित हैं, ये आपका करेक्ट है, बाकी ये सभी आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए, केवल दो। थारू जो जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। लखीमपुर खीरी में थारू थारू के लिए विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ठीक है, विश्वविद्यालय, ये याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जाति उत्तर प्रदेश में पाई नहीं जाती है? कौन सी नहीं पाई जाती? तो भैना जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। चलो, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो 2016 में लागू हुआ। समाजवादी पेंशन योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में कब आई? तो ये 1 अप्रैल 2018 को। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ है? तो अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण जो है वो रामपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग कब गठित किया गया? तो 1993 में गठित किया गया था। एक जिला और एक तरफ उत्पाद दिए गए हैं, इसमें कौन गलत है वो बताना है। तो बस्ती का जो है वो क्या है? बस्ती का तो काष्ठ शिल्प है, बस्ती का काष्ठ शिल्प। चलिए, बाकी आगरा का चमड़ा उद्योग है, आजमगढ़ का काली मिट्टी कलाकृति है, फतेहगढ़ का बेड शीट है, और बाकी बस्ती का आपका कास्ट शिल्प है। जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो आपका फर्रुखाबाद का है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है इसमें, कौन सा आपका करेक्ट है? तो कंबल निर्माण, पत्थर खिलौने, गजक और रेवड़ी और कैंची, सही कौन सा हो जाएगा आपका? तो पत्थर के जो खिलौने हैं वो चित्रकूट से संबंधित हैं, आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलिए, तो इसमें क्या था आपका? पत्थर के जो खिलौने हैं वो आपके चित्रकूट से संबंधित हैं, ठीक है। और कंबल का निर्माण जो है मुजफ्फरनगर से संबंधित है, और पत्थर के खिलौने चित्रकूट से संबंधित हैं। गजक व रेवड़ी उद्योग लखनऊ से संबंधित है, और कैंची जो उद्योग है आपका मेरठ से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत एवं उत्तर प्रदेश की जो पहली चीनी मिल है कब बनाई गई थी? तो आपका 1903 में 1903 में। कहाँ बनी? तो ये प्रतापपुर देवरिया में बनाई गई थी। चलिए, प्रदेश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो आपका बलरामपुर है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। सबसे सर्वाधिक कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक है, और सबसे कम है आपका बलरामपुर। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित सुमेलित नहीं है, मतलब असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है आपका? तो अब बी हो जाएगा आपका, धानीपुर जो है वो मुरादाबाद का नहीं है। धानीपुर कहाँ है? तो धानीपुर आपका अलीगढ़ में, अलीगढ़। हवाई अड्डा है पलिया खीरी में है, और अमहट कहाँ है? सुल्तानपुर, और म्योरपुर आपका सोनभद्र में है।
निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले जिला नहीं है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आने वाले जिला कौन सा इसमें नहीं है? तो मैनपुरी नहीं है, बाकी सभी आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो ये 7 जिलों से होकर गुजरता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। चित्रकूट से मादा सॉरी बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाले जिले को घटते क्रम में बताना है। घटते क्रम में बताना है तो कौशाम्बी, फिर सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। चलिए, सर्वाधिक कौशाम्बी में है, फिर सीतापुर है, फिर हरदोई है, फिर उन्नाव है, फिर रायबरेली है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समूह कौन था? तो आपका हो जाएगा ईसाई। ठीक है, ईसाई 950, सिख 885, सबसे कम। ये आपका कम हो जाएगा, ये सर्वाधिक हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? जनघनत्व वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। बिहार है, सेकेंड नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है, और फोर्थ नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश पड़ेगा, थर्ड नंबर पे आपका केरल है। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर हैं, नगरों की जो संख्या है जनगणना अनुसार कितनी? ठीक है, 40 लाख से अधिक वाले जो नगरीय संकुलन है, उसमें कितने हैं आपके? तो हो जाएंगे 9। ऑप्शन डी इसका 9 हो जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपकी शुरू हुई 19 फरवरी 2015 को। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 3 दिसंबर को। दो सूचियां हैं, आपस में इनको मिलान करना है। केंद्रीय तंबाकू कौन सी है? तंबाकू अनुसंधान। तंबाकू अनुसंधान आपका कहाँ है? तो ये पड़ेगा आपका राजमुंदरी में। ठीक है, ये आपका राजमुंदरी में पड़ेगा। केंद्रीय चमड़ा कहाँ है? तो केंद्रीय चमड़ा आपका है चेन्नई। और रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय धातु कण प्रयोगशाला आपका जमशेदपुर में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म सिंचाई का प्रकार है? सूक्ष्म सिंचाई का प्रकार बल बबलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई तीनों है आपके। डी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला, आपके रीजनिंग से क्वेश्चन है, कौन सी श्रृंखला 1050, 210, 42 के समतुल्य है? ये समतुल्य है, बताना है कौन से समतुल्य है। यदि 1050 को 5 से भाग देते हैं तो 210 आता है, 210 को 5 से भाग देते हैं तो 42 आता है, और 75 को 5 से भाग देते हैं तो 15 आएगा, और 15 को 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखना है कौन सा आपका करेक्ट है, चेंज करना है आपस में। चेंज करने के बाद जो आंसर करेक्ट आएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? -1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, ऐसे है मतलब। ठीक है, दक्षिण की ओर चला 25 मीटर, फिर ठीक है उसने बाई मुड़ा। हाँ, तो ऐसे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा ऊपर। इसका भी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो रहा है। ये सोल्यूशन दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी हम पीडीएफ भी डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए करेक्ट होगा, 4। ठीक है, राजा और अमित कक्षा के ऊपर है, इसमें जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो लड़की से क्या संबंध रखता है? तो ये रखता है आपका पिता, पिता से संबंध रखता है। ठीक है, ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। यदि किसी माह की 23 तारीख तो रविवार है, दो सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो आपका बुधवार पड़ेगा। आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। चलिए, इसमें कौन सी लुप्त संख्या आपकी पड़ेगी? इसमें आपकी लुप्त जो संख्या है वो आपका 324 आंसर हो जाएगा। 324 आपका आंसर है, इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं। चलिए, इसमें आपका बताना है कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री और नेशनल पार्क्स में आवाज देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नटरी एमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो इसे तो ये बराक ओबामा को। चलिए, ठीक है, बाकी करंट है, करंट हम लोग देखेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ी
इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत पुराना भी करंट दिया हो। चलिए एक देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें नारियल के विभिन्न उपयोगों और इसके स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सितंबर माह में किस दिन नारियल दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 सितंबर को। ठीक है। दुनिया भर में सांख्यिकी मौलिक सिद्धांतों के उपलब्धियों को उजागर करने के लिए उद्देश्य से किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं, ज्यादातर इसमें स्टैटिक के ही पोर्शन है, करंट के कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अनुशासित राज्य, ठीक है, ककरियाल में 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है। कौन सा राज्य अपने चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो आपका केरल हो जाएगा। चलिए बाकी करंट 2023 की दी गई है तो हम नहीं देखेंगे हम लोग। चलिए बाकी वीडियो में हम लोगों ने 145 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें हम अन्य पीडीएफ और एसटीडी मटेरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसटीडी मटेरियल डालता रहता हूँ, वहां से आप लोग देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहां से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।